बात कर रहे थे अपन अपने लास्ट लेक्चर में ब्लड क्लॉटिंग की, और जिसमें मैंने आपको बताया था ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुछ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, उनकी अपन ने चर्चा कर ली थी। थोड़ा सा वापस मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है उसकी बात करते हैं। इस शरीर के किसी भी भाग के चोटग्रस्त होने पर उस भाग से रक्त का स्राव होता है, रक्त बहने लगता है और कुछ समय बाद स्वतः ही रक्त बहना रुक जाता है। उस स्थान पर एक जेली समान पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, उसको ब्लड क्लॉट कहा जाता है, उसको रक्त का थक्का कहा जाता है, ब्लड क्लॉट कहा जाता है। और ब्लड के निर्माण ब्लड क्लॉट के निर्माण की ये जो प्रोसेस होती है, ब्लड क्लॉट या रक्त के थक्के बनने की जो क्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है ब्लड क्लॉट। क्या कहते हैं उसको? ब्लड क्लॉटिंग। ध्यान हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई चोट नहीं लगे फिर भी रक्त वाहिनियों में अगर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, तो उसको थ्रोम्बस कहा जाता है। उसको पहले क्या कहा था? थ्रोम्बस कहा। ठीक है। और अगर ये थ्रोम्बस बनने की जो क्रिया थी उसको थ्रोम्बोसिस कहा, थ्रोम्बोसिस कहा। और अगर ये थक्का गतिशील है रक्त वाहिनियों में तो उसको क्या कहा था? मैंने एम्बोलस कहा, एम्बोलस कहा। ये सारी चर्चाएं करें। और आपको ये बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर्स जो है वो भाग है। तो आप बात करेंगे तो 13 फैक्टर कौन कौन से हैं, जिनमें 12 फैक्टर मानते हैं, एक फैक्टर नंबर 6 को हटा दिया गया। तो आज अपन बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। बात करेंगे अपन आज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड के क्लॉट होने, ब्लड का जो क्लॉट होगा, जो रक्त का जो थक्का जमेगा, उस रक्त के थक्के जमने की जो क्रिया होती है उसमें 13 फैक्टर्स जो हैं। तो चर्चा कर रहे थे अभी अपन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की, और जहां मैं बता रहा था आपको कि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का जो क्लॉट होगा, जो रक्त का जो थक्का जमेगा, उसमें 13 फैक्टर्स जो हैं वो 13 फैक्टर काम में आते हैं। वर्तमान परिक्षेप की बात करें तो ये कहा जाता है कि सब 12 फैक्टर्स होते हैं वही इसमें काम आते हैं, एक फैक्टर जो है वो काम में नहीं आता है, और वो कौन सा है? फैक्टर 6 ओके। अब अपन ये जो 13 फैक्टर है, इन सभी 13 फैक्टर की अपन बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर फर्स्ट, और फैक्टर फर्स्ट जो है वो है आपका फाइब्रिनोजन। फैक्टर फर्स्ट जो है वो कौन सा है? फाइब्रिनोजन। देखिए फैक्टर फर्स्ट फाइब्रिनोजन जो है, उस फाइब्रिनोजन की खोज की थी विर्चोव नामक वैज्ञानिक 1845 में। ये जो फाइब्रिनोजन है वो लीवर जो होगा, उस लीवर में इसका निर्माण होता है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये क्या करता है? फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन जो होगा वो एक प्रकार का क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होता है और यह लीवर के द्वारा उत्पन्न होता है। यह फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में घुलनशील होता है। इसमें घुलनशील होता है प्लाज्मा, और जब रक्त का जो थक्का जमता है उस समय यह एक अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। फाइब्रिनोजन जो है वो कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है, लीवर से उत्पन्न होगा, और ये प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है।
और जब रक्त का थक्का जब जमता है, ब्लड की जब क्लोटिंग होती है, उस समय ये एग्लुसिन प्रोटीन फाइब्रिन के रूप में रूपांतरित हो जाता है। नंबर 2 बात करते हैं फैक्टर नंबर सेकंड, और फैक्टर सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय अवस्था है, खोज की थी स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने 1863 में। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका निर्माण लीवर में होता है और इसके लिए विटामिन के जो है, उस विटामिन के की आवश्यकता होती है। ब्लड क्लोटिंग के समय ये जो प्रोथ्रोम्बिन होगा, ये प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? थ्रोम्बिन में ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर नंबर 3 की। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर 3, और फैक्टर 3 की अगर बात करें तो वो है थ्रोम्बोप्लास्ट। थ्रोम्बोप्लास्ट की बात करें तो इसके खोजकर्ता की जहां बात की जाए तो इसका खोजकर्ता भी है स्मिथ, और ये एक प्रकार का लिपोप्रोटीन है। क्या है? लिपोप्रोटीन। थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3 है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन की खोज की थी स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार का लिपोप्रोटीन है। यह ऊतकों में एक निष्क्रिय पदार्थ प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में, इसके रूप में थ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में उपस्थित होता है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ऊतकों में एक निष्क्रिय फैक्टर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में उपस्थित होता है। और यहां पर यह कहें कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में स्रावित किया जाता है किससे? ऊतकों से। और यह है प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर की उपस्थिति में। कौन से फैक्टर की उपस्थिति में? प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर की उपस्थिति में किसमें चेंज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, उस थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर बदल जाता है। ओके, तो ये फैक्टर नंबर 3 कौन सा आपका? थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसकी खोज की थी स्मिथ नामक वैज्ञानिक। एक प्रकार का लिपोप्रोटीन है, और यह ऊतकों में एक निष्क्रिय पदार्थ प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में स्रावित किया जाता है, और यह प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर की उपस्थिति में एक सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। ओके, इसके बाद में आता है फैक्टर नंबर 4, और फैक्टर नंबर 4 है आपका फैक्टर नंबर 4 चौथा, और वो है आपका कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन की बात करें तो कैल्शियम आयन एक प्रकार की कोफैक्टर है। क्या है? कोफैक्टर। फैक्टर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, और फैक्टर नंबर 4 है आपका कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन एक प्रकार का कोफैक्टर होता है, या अपन कहें कि एक प्रकार के सहकारक के रूप में कार्य करता है, कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है, और यह थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने हेतु आवश्यक होता है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में, या अपन ये कहें कि कैल्शियम आयन जो कि एक प्रकार का कोफैक्टर है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन के तो निर्माण में, फैक्टर 3 जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में काम करता है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें प्रोथ्रोम्बिन जो होगा, प्रोथ्रोम्बिन उसको
थ्रोम्बिन में चेंज करने का काम जो है या चेंज करने में मुख्य भागीदारी निभाता है कौन सा फैक्टर? फैक्टर नंबर 4, जिसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम आयन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद के अंदर अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं फैक्टर नंबर 5, और फैक्टर नंबर 5 है प्रोएसिलेन। फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 5 फैक्टर 5, और फैक्टर 5 कौन सा है आपका? प्रोएसिलेन। प्रोएसिलेन, प्रोएसिलेन। ठीक है, प्रोएसिलेन जो है इसकी खोज करता है ओवेरेन। ठीक है, देखिए ये जो प्रोएसिलेन है ये फैक्टर जिसको मैंने बताया आपको कि इसकी खोज करने की अपन बात करें तो ओवेरेन इसके खोज करता है, और 1947 जो है उसमें इसकी खोज की थी इन्होंने। और यह फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने हेतु आवश्यक होता है। यह भी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज, कैल्शियम आयन और प्रोएसिलेन दोनों फैक्टर जो होते हैं वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने हेतु क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। यह ब्लड प्लेटलेट्स में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के मुक्त करने, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है उससे क्या काम करेगा? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त करने में भी क्या करता है? मदद करता है। ओके, इसके बाद के अंदर फैक्टर आएगा आपका 6, और फैक्टर जो 6 है, फैक्टर 6, और फैक्टर 6 को अपन क्या कहते हैं? एसिलेन। एसिलेन, देखिए ये फैक्टर 6 है, इसको अब मान्यता नहीं है, योगदान नहीं, या कहें मान्यता नहीं। मैंने पहले बताया था आपको कि 13 फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा है एसिलेन जिसको अब मान्यता नहीं है, इसको हटा दिया गया है। ये कहा गया कि साहब इसका ज्यादा योगदान ब्लड क्लोटिंग जो है उसके अंदर नहीं है, तो इसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फैक्टर नंबर 7 की, जो है आपका कौन सा? प्रोकन्वर्टिंग। कौन सा? प्रोकन्वर्टिंग। फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर 7, और फैक्टर 7 है आपका कौन सा? प्रोकन्वर्टिंग। प्रोकन्वर्टिंग जो फैक्टर है वो एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? प्लाज्मा प्रोटीन। और इसमें विटामिन के की हम बात करें तो विटामिन के की यहाँ पर भी आवश्यकता होती है। तो फैक्टर नंबर 7 प्रोकन्वर्टिंग। प्रोकन्वर्टिंग एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है, और इसके सिंथेसिस हेतु विटामिन के की आवश्यकता है। प्रोकन्वर्टिन के सिंथेसिस हेतु, प्रोकन्वर्टिन के संश्लेषण हेतु विटामिन के की आवश्यकता होती है। और प्रोकन्वर्टिन की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो कहां होता है? लीवर में होता है। प्रोकन्वर्टिन का जो निर्माण होगा, प्रोकन्वर्टिन का निर्माण लीवर में होता है, यकृत में होता है। और ये प्रोकन्वर्टिन क्या करता है? चोटग्रस्त ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन को बाहर निकलने में सहायता करता है। चोटग्रस्त ऊतक होगा उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन को बाहर निकलने में क्या करता है? सहायता करता है। फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको निकालने में सहायता करता है, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है आपका फैक्टर 8। फैक्टर 8, फैक्टर 8, फैक्टर 8 इसको अपन कहेंगे एंटी हीमोफिलिक। एंटी
हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। देखिए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की पर बात कर रहे हैं, और जो है आपका फैक्टर नंबर 8, ये क्या है? ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि लीवर में क्या है, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। और बात की जाए इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण भी काम होता है लीवर। फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है और इसका निर्माण लीवर में होता है। यह फाइब्रिनोजन से जुड़ा रहता है। यह जो है किससे जुड़ा रहेगा? फाइब्रिनोजन जो होगा उस फाइब्रिनोजन से जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसके कारण ब्लड क्लोटिंग को बंद नहीं किया जा सकता है। या ब्लड क्लोटिंग की बात करें तो ब्लड क्लोटिंग को हम ये कहें कि इसको ब्लड का जो क्लोटिंग होगा या ब्लड क्लोटिंग के बाद की हम बात करें तो ब्लड क्लोटिंग के बाद इसको नहीं छोड़ा जाता, फाइब्रिनोजन के साथ जुड़ा रहेगा। ब्लड क्लोटिंग के बाद नहीं रखेंगे, देखेंगे इसको, क्योंकि फाइब्रिनोजन क्या काम आता है? ब्लड क्लोटिंग जो है उसमें काम आता है, ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी होने के कारण क्या होगा? चोटग्रस्त भाग से लगातार ब्लड बहता रहेगा और जिसे हीमोफीलिया कहा जाता है। क्या कहेंगे? हीमोफीलिया। ये क्या काम करता है? उसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर फैक्टर 8 की कमी होगी, और फैक्टर 8 की हम बात करें तो फैक्टर 8 कौन सा आपका? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो अगर मान लीजिए किसी में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की एब्सेंस होगी, अनुपस्थिति होगी, तो अगर कोई भी चोट लग गई उसको तो वहां से ब्लड जो है वो बहता रहेगा, ब्लड क्लोटिंग का समय काफी अधिक बढ़ जाएगा। ऐसा हीमोफीलिया रोगों को देखने को मिलता है क्योंकि उनमें ये फैक्टर जो है क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक। तो फैक्टर 8 जो होगा वो कौन सा होगा? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नेक्स्ट अगर चर्चा करें तो फैक्टर 9, और फैक्टर 9 की बात करेंगे तो वो है क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 9, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर। चर्चा करेंगे अपन फैक्टर 9 की, और फैक्टर 9 है आपका क्रिसमस फैक्टर। देखिए क्रिसमस फैक्टर जो है वो भी एक प्रकार का क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि निर्मित होता है कहां? लीवर में। क्रिसमस फैक्टर। और क्रिसमस फैक्टर की जब चर्चा कर रहे हैं तो अपन ने कहा कि क्रिसमस फैक्टर एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि लीवर द्वारा निर्मित होता है, और इसके संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता। फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, और क्रिसमस फैक्टर के लिए भी कौन से किसकी आवश्यकता होगी? विटामिन के की आवश्यकता होगी। और फैक्टर ये जो 9 है क्रिसमस फैक्टर, इसका जो कहां निर्मित होता है? लीवर में निर्मित होता है। और इसे प्लेटलेट्स फैक्टर या प्लेटलेट्स कोफैक्टर सेकंड या ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायता करता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायता करता है कौन? क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर जो होगा वो किसके निर्माण में सहायता करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायता करता है। और क्रिसमस फैक्टर को प्लेटलेट्स कोफैक्टर सेकंड या ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकंड भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद के अंदर आपका फैक्टर आएगा फैक्टर 10, और वो है स्टुअर्ट फैक्टर। फैक्टर 10, फैक्टर 10 जिसको हम बोलेंगे स्टुअर्ट फैक्टर। स्टुअर्ट, देखिए स्टुअर्ट फैक्टर की बात करें तो यह भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है।
इस प्रकार का प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, निर्माण कहां होगा? निर्माण इसका भी लीवर में होगा। फैक्टर 10 स्टुअर्ट फैक्टर, कौन सा? स्टुअर्ट फैक्टर। और स्टुअर्ट फैक्टर एक प्रकार का क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसका निर्माण लीवर में होगा। और कौन से विटामिन की आवश्यकता होगी? विटामिन के की आवश्यकता होगी इसके निर्माण में। यह प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। फैक्टर 10 की बात करें स्टुअर्ट फैक्टर की, तो प्लाज्मा में ये क्या होता है? एक प्रकार से निष्क्रिय जो अवस्था होती है उसमें पाया जाता है। परंतु जब जो थक्का बनेगा तो थक्का बनने के समय ये सक्रिय हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो नाक से लगातार रक्त बहना चालू होगा। इस फैक्टर 10 की अगर कमी हो जाए तो नाक से लगातार रक्त बहना चालू हो जाए। तो फैक्टर 10 स्टुअर्ट फैक्टर एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, लीवर में निर्मित होता है। संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, और लेकिन थक्का जमने के समय क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। उसके बाद में आएगा आपका फैक्टर 11, वो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट। फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट। ये आपका फैक्टर 11 है, और फैक्टर 11 का नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती बोल सकते हो आप उसको, इंसिडेंट को पूर्ववर्ती। ठीक है, ये क्या काम करता है? देखिए, अगर इसकी बात करें तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। निर्माण की बात करें तो लीवर में, और कौन से विटामिन की आवश्यकता? विटामिन के की आवश्यकता। फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती, ये एक प्रकार का क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका निर्माण यकृत में होगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायता करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायता करता है कौन? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट, जो कि नाम से पता चल रहा है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट, मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन का पूर्ववर्ती है। या यूं कहें ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायता करता है या सहायक होता है। और इसकी कमी से हीमोफीलिया सी हो जाता है। पुरुष और स्त्री के चौथकस भाग से अधिक ब्लड का सीक्रेशन जो है वो होना चालू हो जाता है। किसकी कमी से? अगर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट जो है वो फैक्टर की कमी हो जाती है तो ऐसा अपन को देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद अपन बात करेंगे फैक्टर नंबर 12 की, जो है हार्मोन फैक्टर 12। फैक्टर 12 हार्मोन फैक्टर 12 हार्मोन, ये भी क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन। बात करें फैक्टर नंबर 12 की, फैक्टर 12 हार्मोन फैक्टर एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। हार्मोन फैक्टर जो होगा वो भी प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, और यह रुधिर वाहिनियों की क्षतिग्रस्त दीवार के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाता है। जैसे कोई चोटकस ऊतक है, उस चोटकस ऊतक के संपर्क में ये हार्मोन आएगा, हार्मोन फैक्टर वैसे ही क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है।
पहले इनएक्टिव होता है, लेकिन जब चोट लगेगी तो चोट लगते ही क्या हो जाता है, ये क्षैतिज दीवार के संपर्क में आते ही ये एक्टिव हो जाता है और ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण करता है। इसका निर्माण करेगा प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय जो होगा उस प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण करेगा और जिससे कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय। तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय जो होगा उसका निर्माण कौन करता है, हार्मोन फैक्टर करेगा। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त स्पंदन में अधिक समय लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर कमी हो जाएगी तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा और जब थ्रोम्बिन जो है वो क्या है, ब्लड। ठीक। और उसके बाद में आता है लास्ट फैक्टर, फैक्टर नंबर 13, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। फैक्टर 13, फैक्टर 13 तेरा कौन सा आता, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। फैक्टर नंबर 13 है आपका 13, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, या हिंदी में कहें तो फाइब्रिन स्थिरीकरण फैक्टर। वही इस प्रकार का प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इस प्रकार का है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा है, ग्लाइकोप्रोटीन। और कैल्शियम आयन के साथ विलयशील फाइब्रिन को अविलयशील फाइब्रिन में रूपांतरित करता है। ये क्या काम करता है, कैल्शियम आयन के साथ क्रिया करेगा और कैल्शियम आयन के साथ क्रिया करके जो विलयशील फाइब्रिन है उसको अविलयशील फाइब्रिन में रूपांतरित करेगा। और जब विलयशील को या घुलनशील को अघुलनशील में रूपांतरित करेगा तब ही ब्लड की क्या होगी, क्लॉटिंग होगी। तो ये फैक्टर हैं, ये 13 फैक्टर हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रिया होती है उस ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जिसमें से मैंने आपको बताया कि एक फैक्टर नंबर 6 एसिलेरिन को हटा दीजिए, बाकी के जो फैक्टर हैं वो सारे के सारे फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रिया होगी उस ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में भाग लेते हैं। ओके, तो ये आपके पूरे के पूरे 13 फैक्टर्स, 13 फैक्टर। फैक्टर फर्स्ट फाइब्रिनोजन, फैक्टर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम आयन, फैक्टर 5 प्रोएसिलेरिन, फैक्टर 6 एसिलेरिन, फैक्टर 7 प्रोकन्वर्टिन, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट, फैक्टर 12 हागमान फैक्टर और फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये आपने बात की है ब्लड क्लॉटिंग में काम आने वाले फैक्टर्स। 13 फैक्टर्स हैं, ये काम आते हैं। सभी की अपन ने यहाँ पर एक एक करके चर्चा की है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म की। ओके, तो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म की अपन चर्चा करते हैं। यहाँ तक जो है वो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट अपन आगे चर्चा करते हैं।
ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर्स काम में आते हैं, उनकी हमने बात कर ली। अब अपन बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जो है उसकी मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, यहाँ पर मैकेनिज्म की हम चर्चा करेंगे या कहें क्रिया विधि की चर्चा पर करेंगे। देखिए इसको अपन 3 स्टेप के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेप फर्स्ट। 3 स्टेप जो है उस 3 स्टेप में अपन बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होती है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है और किसी भी व्यक्ति को कोई भी मान लीजिए चोट लग गई, तो चोट लगने के कारण से उस टिश्यू से रक्त का जो है वो स्राव हो रहा है, तो अपन उसको कह सकते हैं इंजर्ड टिश्यू। उसको अपन क्या बोलेंगे? इंजर्ड टिश्यू उसको कह सकते हैं, इंजर्ड टिश्यू, या उसको कह सकते हैं चोटग्रस्त ऊतक। ओके, ये कोई इंजर्ड टिश्यू है, कोई व्यक्ति है उसको चोट लगी, चोट लगने पर जो टिश्यू डैमेज होगा उसको चोटग्रस्त ऊतक, जिसके कारण से क्या होगा? प्लेटलेट ब्लॉक्ड प्लेटलेट्स, या कहें टूटी हुई प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लॉक्ड प्लेटलेट्स या टूटी हुई प्लेटलेट्स। कोई भी व्यक्ति है और किसी भी व्यक्ति को कोई चोट लगती है तो जो ऊतक होता है उसको चोटग्रस्त ऊतक कहते हैं। वहां से क्या होगा? प्लेटलेट्स टूटती है, अपन ब्लॉक्ड या टूटी हुई प्लेटलेट्स कहते हैं। तो जब चोट लगती है तो उस समय क्या होता है कि मैंने कहा था आपको कि थ्रोम्बिन की अगर बात की जाए तो वो एक प्रकार के निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे चोट लगेगी तो यहाँ पर जो होगा वो थ्रोम्बोप्लास्ट सक्रिय जो होगा, कौन सा? थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय, थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय जो है वो क्या काम करेगा? यहां पर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और उसी प्रकार से जो टूटी हुई जो प्लेटलेट्स होंगी, उन टूटी हुई प्लेटलेट से प्लेटलेट्स फैक्टर थर्ड का स्राव, प्लेटलेट्स फैक्टर थर्ड का क्या होगा? स्राव। ओके, अब क्या होगा? ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये प्लेटलेट्स फैक्टर थर्ड, ये कैल्शियम आयन और प्लाज्मा प्रोटीन की उपस्थिति में, प्लाज्मा प्रोटीन, कैल्शियम आयन और प्लाज्मा प्रोटीन की उपस्थिति में ये क्या होगा? तो थ्रोम्बोनेज में कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन, इसको थ्रोम्बिन सक्रिय कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन सक्रिय, थ्रोम्बिन को सक्रिय करना। किसका निर्माण करेंगे? प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट फैक्टर थर्ड के साथ और कैल्शियम आयन और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिन सक्रिय की बात करें उसका निर्माण करें। ओके, ये तो पहली स्टेप। उसके बाद में आएगी दूसरी स्टेप नंबर सेकंड। देखिए स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा?
अब क्या होगा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन, मैंने आपको बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो किस अवस्था में होता है? निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय अवस्था। इसको सक्रिय अवस्था, प्रोथ्रोम्बिन की सक्रिय अवस्था कौन सी होती है? थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन की सक्रिय अवस्था थ्रोम्बिन होगी। इसको ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन की निष्क्रिय अवस्था में है। इसको ये प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन निकलता है। इसमें थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन क्या है इसकी सक्रिय अवस्था। थ्रोम्बिन क्या है इसकी सक्रिय अवस्था। ओके, थ्रोम्बिन क्या है इसकी सक्रिय अवस्था। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो निष्क्रिय अवस्था में है उसको प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन जो है सक्रिय, ये दूसरी अवस्था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड क्या होगा कि ये जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन जो है वो एक प्रकार का घुलनशील प्रोटीन है। घुलनशील या विलयनशील प्रोटीन कैसे होता है? घुलनशील प्रोटीन। इस घुलनशील प्रोटीन को ये जो आपका ये वाला जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिन में चेंज करेगा। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा। और ये फाइब्रिन जो है वो क्या है? एग घुलनशील, ठीक है, फाइब्रिन में चेंज करेगा। या यूं कहें कि ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन का जब निर्माण होगा और जब इसका बहुलीकरण वाली जो क्रिया होगी, कौन सी क्रिया? बहुलीकरण होगा, बहुलीकरण, ठीक है। तो ये एग घुलनशील, एग घुलनशील किसमें चेंज हो जाएगा? फाइब्रिन। इसमें फाइब्रिन, एग घुलनशील फाइब्रिन में चेंज होगा। और ये फाइब्रिन जो होगा, ये फाइब्रिन जब ब्लड कार्बन्स के साथ मिलेगा तो ये क्या काम करेगा? क्लोट करना, रक्त का थक्का जो है उसका निर्माण करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो होगी वो कौन सी होगी? ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ब्लड क्लोटिंग जो है वो ब्लड क्लोटिंग की क्रिया में लगभग 2 से लेकर 5 मिनट तक का समय लगता है। एक सामान्य व्यक्ति की अगर बात करें, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड क्लोटिंग में 2 से लेकर 5 मिनट तक का समय लगता है। ओके, ये अपन ने बात कर ली। तो इस प्रकार से अपन कहें तो ये एक प्रकार से क्या हुआ? मैकेनिज्म हुई। किसकी मैकेनिज्म हुई? ब्लड क्लोटिंग जो होगा उसको ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म होती है। ओके, एक बार मैं आपको दोबारा से इसको रिकॉर्ड करवाता हूँ। ये बात कर रहे हैं अपन ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है और किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कि चोट लग गई। चोट लगने के कारण से हम ये कहें कि उसका कोई टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया। डैमेज हो गया तो वहां से क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्ट, या अपन कहेंगे जब चोट लगी तो चोट लगने के कारण से वो टिश्यू डैमेज हो गया, जिसको अपन चोटग्रस्त तक बोले, और उसी समय प्लेटलेट्स जो होते हैं वो प्लेटलेट्स टूट जाते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही चोट लगेगी वैसे क्या होगा कि जो रुधिर वाहिनी है उसमें निष्क्रिय रूप में यहाँ पर जो फैक्टर्स होंगे वो वहां पर पाए जाएंगे, जो कि जैसे चोट लगेगी वैसे ही सक्रिय रूप में कौन? और सक्रिय रूप में कौन? थ्रोम्बोप्लास्ट। पहले जो निष्क्रिय अवस्था में रह पाएंगे, लेकिन जैसे ही चोट लगेगी और चोट लगते ही क्या होगा
कि वो चोटकस ऊतक के संपर्क में आएगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है सक्रिय, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करेगा? प्लेटलेट फैक्टर जो थर्ड है, उस प्लेटलेट फैक्टर थर्ड के साथ और कैल्शियम और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण करता है। थ्रोम्बिन सक्रिय थ्रोम्बिन सक्रिय मतलब थ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाला, थ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाला कौन? वो थ्रोम्बिन। अब बात आ रही है कि यहाँ पर थ्रोम्बिन सक्रिय बन गया, ये क्या काम करेगा? थ्रोम्बिन को सक्रिय करेगा। तो थ्रोम्बिन की निष्क्रिय अवस्था क्या होगी? थ्रोम्बिन की निष्क्रिय अवस्था होगी प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन के रूप में। अब क्या होगा कि ये प्रोथ्रोम्बिन है, इसको ये प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम आयन के साथ मिलकर, ये प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम आयन के साथ मिलकर किसमें कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट। थ्रोम्बिन एक निष्क्रिय अवस्था, इस प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम आयन के साथ मिलकर किसमें कन्वर्ट करवाता है? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन क्या है? सक्रिय अवस्था। आगे क्या होगा कि ये थ्रोम्बिन क्या काम करेगा? जो घुलनशील प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, ये थ्रोम्बिन क्या काम करेगा? जो घुलनशील प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, उस फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है? एक लग क्या अपन कह सकते हैं? मोनो। कौन सा? मोनो। ओके, ये फाइब्रिन जो है जब इसका बहुलीकरण होगा तो ये एग्लोन्सिल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एग्लोन्सिल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया फिर ये ब्लड कार्पस जो है उसके साथ मिलकर रक्त का क्या बनाएंगे? क्लोट बना लेंगे, या अपन कहेंगे रक्त का थक्का। ये रक्त का थक्का बनाने की जो क्रिया होगी वही कौन सी हो जाएगी आपकी? वही हो जाएगी आपकी ब्लड क्लोटिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्लड क्लोटिंग जो है उसके अंदर ये 2 से लेकर 5 मिनट तक का जो समय है वो वहां पर लगता है। ठीक है, और ये भी बताया था मैंने कि एंजियोस्पोर के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि वो फाइब्रिन जो है उसको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। ये चर्चा हमने की। किसकी चर्चा की अपन? ब्लड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि साहब इसके अंदर 13 फैक्टर कहां से आए? बिल्कुल 13 फैक्टर आ गए इसमें समाहित हो। जैसे पहला फैक्टर था आपका फाइब्रिनोजन, और मैंने आपको बताया था कि फाइब्रिनोजन जो है वो क्या काम करता है? एग्लोन्सिल प्रोटीन को फाइब्रिन में चेंज करता है। ठीक है, फाइब्रिन में चेंज करता है। एग्लोन्सिल को किसमें? फाइब्रिन में चेंज करता है। तो पहला जो है वो कौन सा है? फाइब्रिनोजन, जिसके ऊपर चर्चा है। दूसरा फैक्टर था आपका प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन जो है उसकी भी अपन ने चर्चा की है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन की अपन ने बात करी, ये देखिए फाइब्रिनोजन पहले की बात की, दूसरे फैक्टर की बात करी। दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया? प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा फैक्टर आता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन की भी अपन ने यहाँ बात करी। ये आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन जो क्या है? प्लेटलेट फैक्टर थर्ड। ओके, चौथा फैक्टर कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की यहाँ पर मैंने चर्चा की, ये आपके क्या हो गए? कैल्शियम। पांचवा फैक्टर प्रोएसिलेरिन, और प्रोएसिलेरिन क्या काम करता है? प्रोएसिलेरिन ब्लड प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त कराने में मदद करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट फैक्टर थर्ड कौन सा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिमूव कराने में मदद कर कौन करेगा? प्रो कन्वर्ट। इसका मतलब प्रो कन्वर्टिंग। और फैक्टर प्रो कन्वर्टिंग कौन सा फैक्टर है? फैक्टर नंबर 5। ये भी आपका काम। फैक्टर 6 एसिलेरिन को हटा दिया गया, मान्यता नहीं तो छोड़ दिया। फैक्टर 7 की बात करते हैं तो फैक्टर 7 आएगा प्रो कन्वर्ट। अब
प्रो कन्वर्टिन क्या काम कर रहा है? प्रो कन्वर्टिन जो है वो क्या काम करेगा? चोटकस ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्ट को बाहर निकालने में, चोटकस ऊतक जो वहां से बाहर निकालने में कौन काम करेगा? प्रो कन्वर्टिन जो वो काम करेगा। यहां से बाहर निकालने का काम प्रो एसिलेटिन करता है, यहां से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? प्रो कन्वर्टिन करेगा। प्रो कन्वर्टिन कौन सा है? फैक्टर नंबर 7। चोटकस ऊतक वहां से प्रो कन्वर्टिन क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्ट को रिमूव करेगा और टूटी हुई प्लेटलेट्स जो है वहां से प्लेटलेट फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्ट को कौन रिमूव करेगा? प्रो एसिलेटिन। तो टूटी हुई प्लेटलेट से प्रो एसिलेटिन बाहर निकालेगा प्लेटलेट फैक्टर 3 को और चोटकस ऊतक से प्लेटलेट फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्ट को बाहर को निकालेगा, प्रो कन्वर्टिन बाहर निकालने का काम करेगा। फिर आता है आपका फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर किससे जुड़ा है? फाइब्रिनोजन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? फाइब्रिनोजन होगा उससे जुड़ा है। जैसे क्लोट होगा वैसे वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाएगा। फाइब्रिनोजन किसमें बदल जाता है? फाइब्रिन में बदल जाता है। उसके बाद फैक्टर 9 आता है और फैक्टर 9 है क्रिस्मस फैक्टर। तो ये क्या काम करता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायक होता है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उस थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायक होता है और क्रिस्मस फैक्टर। इसका मतलब 9वें फैक्टर का भी काम है। 10वां फैक्टर आता है स्टुअर्ट फैक्टर। और स्टुअर्ट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है और ये थक्का बनते समय सक्रिय हो जाता है। थक्का जब बनेगा, थक्के के समय जो स्टुअर्ट फैक्टर सक्रिय होता है, इस समय जो वो सक्रिय होता है। यहाँ पर इसका काम है। फिर आता है फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक एंसिडेंट, जो कि किसके निर्माण में सहायक होता है? थ्रोम्बिन के निर्माण में। इसके निर्माण में थ्रोम्बिन जो है उस थ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। तो इसका मतलब इसका भी जो है यहाँ पर कार्य हो गया। ठीक है, 11 फैक्टर जो है 11 फैक्टर की बात करनी है, 11 फैक्टर का काम हो गया। उसके बाद में आपका 12वां जो फैक्टर आएगा वो हार्मोन फैक्टर आएगा। और ये क्या काम करता है? जैसे ही ब्लड जो है या अपन कहें जो चोटकस ऊतक है उस चोटकस ऊतक की दीवार के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा और प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण करेगा। ये है प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण करेगा। कौन करेगा? फैक्टर नंबर 12। फैक्टर नंबर 12 में कौन सा है? हार्मोन। ओके, और फिर लास्ट फैक्टर आएगा आपका फैक्टर नंबर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि इसमें फाइब्रिन एग्लोमेरुलर फाइब्रिन निर्माण करने में सहायक